बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर नंबर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड ईयर का। तो ये सब बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ तो ज़रा गौर से सुनेंगे और इस तरह से सुनते रहें कि ये साथ साथ में आपको याद भी होता जाए। तो सबसे अच्छा इफ़ेक्टिव वे यही है कि आप किसी लेक्चर को इस तरह गौर से सुन लें कि बाद में आपको जो है वो बुक से रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन है, यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो डी या एफ सब शेल है वो या तो हाफ फिल्ड हो या फिर पार्शली फिल्ड। एटॉमिक स्टेट में मतलब अगर वो किसी से नहीं मिले हुए, किसी से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ तब, या किसी अपने कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि वो किसी कंपाउंड में जब किसी दूसरे एलिमेंट से मिल रहे हों, इलेक्ट्रॉन लूज़ या इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उनके डी या एफ सब शेल में या तो वो पार्शली फिल्ड हों या फिर हाफ फिल्ड हों। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करने लगा हूँ कि हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। अब मैं लिख रहा हूँ तो आप साथ में याद कीजिए। Elements have partially filled or half filled D or F subshells in atomic state or common occurring oxidation state। लिखते हैं यहाँ पे कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्री फॉर्म में किसी से कंबाइन हुए बगैर, या जब वो किसी से कंबाइन हो जाएं, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर लें, इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, तब देख लें कि उनके जो एफ़ या डी सब शेल्स हैं वो हाफ फिल्ड हैं या पार्शली फिल्ड हैं। तो वो ट्रांजिशन जो है वो मेटल्स कहलाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स को हम जो है वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहने की जो वजह है, हम इन्हें डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो फिर ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इन्हें ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दीज आर वाई कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिट मीन्स इन बिटवीन। पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन दीज आर placed in between S block and P block elements, placed between S and P block elements। और नेक्स्ट जो रीज़न है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस वजह से कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ आर इन बिटवीन S and P block elements। प्रॉपर्टीज़ आर इन बिटवीन S and P ब्लॉक एलिमेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वाई डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो दो वजह हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहने की। तो रुक के ज़रा हम पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि हम ये जो बातें करी जा रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन एस और पी ब्लॉक के दरमियान है और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इन बिटवीन हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो ऐसा वाकई में है कि नहीं, ज़रा पीरियोडिक टेबल का नज़ारा कर लेते हैं।
देखिए ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप सब जानते हैं कि ये जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये दरमियान में जो इनके आ रहे हैं ना, ये सारे हमारे पास एस और पी ब्लॉक के दरमियान वाले ये जो हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स भी जो है वो दो ब्लॉक्स में हैं। ये यहाँ से हमारे पास ऊपर ये जो हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये जो नीचे जिन्हें हम लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पूछ सकते हैं आपसे कि जो लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं वो किस ब्लॉक में हैं, तो आपने एफ ब्लॉक टिक करना है। और ये जो इनमें से एक्टिनाइड्स हैं ना, ख़ास तौर पर ये एक्टिनाइड्स ये रेडियो एक्टिव भी हैं। कौन सी सीरीज़ रेडियो एक्टिव है? एक्टिनाइड सीरीज़ जो है वो रेडियो एक्टिव भी है। तो देखिए एस और पी ब्लॉक के दरमियान में है कि नहीं, तो हमने बात की ऊपर, उसका सबूत भी तो होना चाहिए ना। दिमाग जो है ना वो हमेशा तस्वीरी शक्ल में जो है वो कहानी का सबूत भी मांगती है। तो वो देखिए वाकई में वो एस और पी ब्लॉक के इन बिटवीन हैं और वाकई में आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इन बिटवीन ही होती हैं। तो इसके बाद जो है ना तमाम तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो तकरीबन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है ना वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तो फिर इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आएंगी। इसमें भी देखिए बेटे जो आपके पास ये जो फर्स्ट सीरीज़ है ना हमारे पास, ये सारी इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे कि इनके जो अंडर फिलिंग सब शेल है वो 3D है, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं 3D सीरीज़। इस तरह से ये जो नीचे हैं ये यट्रियम से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 4D सीरीज़ है। ये ऑफ्मियम से जो स्टार्ट हो रहे हैं ये हमारे पास ये 3D ऊपर वाली, तो ये 4D सीरीज़ है और ये 5D सीरीज़ है। तो कितनी आपने जो है ना वो कम से कम ये जो 3D सीरीज़ है ना, स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़ और आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये जो है ना वो आपने इनके एटॉमिक नंबर ज़रूर याद करने। हमारे पेपर में ज़्यादातर बल्कि मैक्सिमम 98% जो है वो क्वेश्चंस इन्हीं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ही होते हैं, 3D सीरीज़ के होते हैं। तो 3D सीरीज़ के जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ना उनके आपको, मुझे पता है कि एटॉमिक नंबर ज़्यादातर बच्चों को 20 आते होते हैं, तो आप इनके एटॉमिक नंबर भी याद कीजिए। एटॉमिक नंबर जो है वो स्कैंडियम का 21 है, टाइटेनियम का 22 है, वेनेडियम का 23। इसी तरह से आप आगे चलते जाएं तो जिंक का जो है वो 30 हो जाता है। आपने याद करने स्कैंडियम से जिंक तक इस सीरीज़ के। तो स्कैंडियम जो है वो 21 है और जो जिंक है उसका एटॉमिक नंबर 30 है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सीखेंगे तो आगे जो है वो तमाम प्रॉपर्टीज समझ आएंगी। इस पीरियोडिक टेबल में देखें आपने जो ख़ास तौर पर बड़े तवज्जो से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है, वो हमारे पास ये वाली सीरीज़ है जो 3D सीरीज़ है। ये एक ही पीरियड के हैं, लग रहा है कि हमें ये ग्रुप है लेकिन ये पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड के हैं। ये 3D सीरीज़ है। तो 3D सीरीज़ इनको मैं क्यों कह रहा था, देखें इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो ऑर्गन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं वो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, उसके बाद 3D में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये याद रहे कि जो 4s है वो फर्स्ट फिल होता है और उसके बाद जो है ना वो इलेक्ट्रॉन 3D में आते हैं। 4s फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हैं और वो भी फोर्थ शेल के एक ही सब शेल में, और वो कौन सा है 4s। और फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन वापस जो है वो 3D में आना शुरू हो जाते हैं, थर्ड शेल के 3D में। तो 4s से फिर 3D में। अब ये ज़रा आप यहाँ पर गौर करें कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम के हैं, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो स्कैंडियम जो है ना उसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो 18 के बाद जो है 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो उसमें से पहले S फिल होगा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 3d में 1। अब 4s देखें इसका भी फिल है, तो जो 21 के बाद 22nd इलेक्ट्रॉन आया है ना हमारे पास, वो 3d में गया है, 3d अंडर फिलिंग है, 3d ही सब में अंडर फिलिंग है, तो 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये थोड़ी जो है वो n+l रूल को फॉलो नहीं करती, ये ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है। क्रोमियम में देखें इन सब के s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम के s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्रोमियम के s में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका 3d होना ये चाहिए था। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी ये चाहिए थी, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, क्रोमियम इज़ इक्वल टू जो है वो आर्गॉन के और 3d4 होना चाहिए था, और जो 4s है वो 2 होना चाहिए था। एक s का इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में आ जाता है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। ये n+l रूल की वायोलेशन है, जो किस वजह से, ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रिलेटेड विद हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट फिल्ड s ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ये हाफ फिल्ड जो d5 है, ये बनाने के लिए जो है वो s का एक इलेक्ट्रॉन d में आ गया। इससे नीचे ऐसा नहीं है। आप देखिए ज़रा कि मैंगनीज़ में अगेन जो है वो आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होंगे तो 20 हो गए, तो d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आयरन में देखें s 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन तक, और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स 20 हो गए, तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d6 है, ये 3d7 हो गया, ये 3d जो है वो 8 हो गया। और नेक्स्ट जो n+l रूल की वायोलेशन हो रही है वो कॉपर में हो रही है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में क्या होनी चाहिए थी कि आर्गॉन, साइड पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए ज़रा, आर्गॉन 3d9 और 4s2 होनी चाहिए थी, जबकि है क्या, आर्गॉन 3d10 और 4s1। ये भी जो है वो क्यों कि ये इसकी जो रीज़न है वो कंप्लीट फिल्ड d ऑर्बिटल इज़ मोर स्टेबल दैन कंप्लीट फिल्ड s सबशेल ऑर्बिटल, सॉरी सबशेल। तो d को कंप्लीट करने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ज़्यादातर जो है ना ये पेपर में ये क्रोमियम और जो कॉपर है ना, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है, तो ये ज़रा आप गौर से देखेंगे। इसके बाद जो जिंक है उसके जो है ना वो सीधा 10b d में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए और s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसमें एक शॉर्टकट भी है, बाद औक़ात इस तरह के MCQs आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो है वो फ़ौरन पता चल जाना ज़रूरी है। तो इस तरह से कि आप याद रखें कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वेनेडियम जो है, वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है ना वो 23 है, तो ये जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s में, और जो 3d है इसके उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो s के हैं, और नेक्स्ट जो है वो d के इलेक्ट्रॉन्स लिखे होते हैं, ये सब में ही ऐसे है, सिवाय किसके, क्रोमियम और जो है वो कॉपर के। अब मैंगनीज़ में देखें 2 और 5, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह से ये इसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट ये 4d सीरीज़ है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इनका जो है वो 3d अंडर फिलिंग है, तो ये 4d इनका अंडर फिलिंग है। इस तरह से ये 5d सीरीज़ है, तो इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है। तो जो अंडर फिलिंग है ना वो 5d सबशेल इनका अंडर फिलिंग है। तो आपको सारे एलिमेंट्स का जो है वो एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर जो है वो ये 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ज़रूर आते हैं। तो 30 फर्स्ट 30 जो है ना उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे बार बार पूछी जाती है। अच्छा, ये नीचे देखिए ज़रा, इस टेबल में जो है वो उन्होंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाने की कोशिश की है। ये स्कैंडियम है, तो आर्गॉन के बाद जो है ना इसका 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ऊपर में देखें आप 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पेयर्ड हैं, और d में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो d जो है वो उसके 5 ऑर्बिटल्स हैं। d के 5 ऑर्बिटल्स में से एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक फिल होगा। अच्छा जी, ये फिर जो टाइटेनियम है उसमें देखें 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए।
इस तरह से वेनेडियम में 3D में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्रोमियम में 4 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। जो है वो क्रोमियम में ये होना चाहिए कि एक फील्ड यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ, एक जो है ना वो कंप्लीट फील्ड होगा, क्योंकि S का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है। अच्छा जी, मैंगनीज़ में फिर देखें कि हमारे पास 4s2 है और D में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंगनीज़ जो है वो उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आगे हमारे काम आएंगे, उनसे बड़ी जो है ना वो केमिस्ट्री रिलेटेड है। तो आगे जो है वो आयरन में देखें आप 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3D में 6, तो एक 3D जो है वो ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड हो गया और जो 4 हैं वो हाफ फील्ड है। इस तरह से जो कोबाल्ट है उसमें देखें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, निकल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉपर में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और वो कौन सा है? 4s है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आपसे MCQs पूछ सकते हैं कि 3D सीरीज़ में जो है ना वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सी ऐसी मेटल है जिसके जो है वो S में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देख के बता सकते हैं आप, ज़रा गौर कीजिए कौन से 2 ही एलिमेंट्स हैं जिनके S के इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, बाकी सबके S के इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो वो 2 ही हैं आपके पास, एक क्रोमियम है और एक कॉपर है। अच्छा भाई, एक जो है वो इनमें से इन ट्रांजिशन मेटल्स में से अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इन ट्रांजिशन इस पीरियोडिक टेबल में देखें ये जो 3rd B है ना, ओल्ड पीरियोडिक टेबल में जो 3rd B के मेंबर्स हैं और न्यू पीरियोडिक टेबल में इसको ये B वाला चक्कर ख़त्म करके 3 कह दिया है। तो और इधर से ये जो जिंक है ना, जिंक के जो मेंबर्स हैं जिंक ग्रुप के, ये हैं हमारे पास 2B के, या फिर इनको न्यू पीरियोडिक टेबल में जो है वो 12th ग्रुप कह दिया है। तो इनको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स। को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, और जो है वो कौन कौन से नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि वाई 3rd B या 3rd B के साथ अगर न्यू पीरियोडिक टेबल में देखें तो वो ग्रुप नंबर 3 भी कह सकते हैं। इसी तरह से 2nd B या फिर ग्रुप नंबर 12 के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स, इनको अगर आप ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन समझ गए हों तो आप उस डेफिनेशन को इनके अप्लाई कीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो ये जो 3B के मेंबर्स हैं ना, ये स्कैंडियम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, जो बल्कि ये हम देख लें कि ये है हमारे पास, हाँ, ये 3B जो स्कैंडियम के मेंबर्स हैं ना हमारे पास, इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ऑर्गॉन के बाद ना 3D1 है और जो 4s है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके नीचे जो है ना वो 4D में 1 होगा और फिर 5D में 1 होगा। 3D सीरीज़ की हम ज़्यादा बात करेंगे। तो इनके जो कॉमन ऑक्सीडेशन, कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी है +3। तो +3 अगर आप देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव करने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 S के रिमूव होंगे और एक D का, तो फिर इनका जो है वो D एम्प्टी हो जाएगा, D0 सिस्टम हो जाएगा। और जो D0 है, अब आप अगर ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन देखें तो हमने कहा है कि भाई
उनके जो कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उसमें डी को क्या होना चाहिए, हाफ फिल्ड, डी शुड बी हाफ फिल्ड और डी शुड बी पार्शली फिल्ड, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो एम्प्टी है इसलिए डी ज़ीरो होने की वजह से हम 3B को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इसी तरह से जो सेकंड बी है हमारे पास, जो ग्रुप नंबर न्यू पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 12 है जिसमें जिंक है, तो अगर आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, हम जिंक ही करेंगे कि हम 3D सीरीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऑर्गॉन के बाद जो है वो 3D10 है और 4s2 है, और जिंक की जो कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। +2 में जो अगर आप देखें तो ये ऑर्गॉन और 3D में 10 है और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले रिमूव होंगे ना वो एस सब शेल के रिमूव होंगे। तो इसका जो डी है वो D10 सिस्टम है। तो D10 सिस्टम भी जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशंस में नहीं आता कि डी को क्या होना चाहिए, हाफ फिल्ड या फिर पार्शली फिल्ड होना चाहिए। तो अगर डी एम्प्टी है या डी कंप्लीट है तो फिर वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। और वो कौन से ग्रुप हैं याद रखिए बेटे, 3B और 2B। अच्छा जी, तो फिर जो है वो हमारे पास नॉन टिपिकल जो है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम आगे जैसे डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन मेटल से नहीं मिलती, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफरेंट दैन टिपिकल, बाकी में कहते हैं टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स, डिफरेंट दैन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सीख चुके हों तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड ही एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास डी ब्लॉक के हैं ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जो इनका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो इनका एक और नाम भी है, हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इनका एक और नाम है, हम कहते हैं इन्हें आउटर ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स, आउटर ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स। और जो एफ ब्लॉक के हैं ना, एफ ब्लॉक के, उन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन। ऐसा क्यों है कि, और ये MCQs में पूछ सकते हैं कि आउटर ट्रांजिशन मेटल्स किस ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में, इनर ट्रांजिशन जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ज़रा गौर की जाए तो मैं आपके जो दिमाग हैं, जो अज़हान मुबारक हैं, उन पे भरोसा करके जो है वो डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, क्योंकि आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके हैं। तो मैं एक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, या मैं जो है वो जनरली लिख रहा हूँ, जनरली, ताकि सब पे ही अप्लाई हो जाए। चलो स्कैंडियम पे ना, अगर आप गौर कर रहे हो तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, इनका जो है वो पहले फिल होता है NS, N मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, और फिर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं N-1, और वो सब शेल कौन सा होता है, D। तो S को फिल करने के बाद S जो है ना वो हायर शेल का होगा, और फिर आते हैं ये S से, हायर शेल में से इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल होने के बाद फिर उससे नीचे वाले शेल में आते हैं, जो N- ये N है, तो N के S को फिल करेंगे, और फिर N-1 के जो है वो D सब शेल को फिल करेंगे। इस तरह से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, उनकी अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाइए, आप स्कूल पब्लिक स्कूल वाला भी
इस तरह से भी चला सकते हैं, n+l रूल से भी जो है ना वो देख सकते हैं। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कि भाई n s में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, n-1 d में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, और जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन्स इनके फिल हो रहे होते हैं ना वो फिल हो रहे हैं n-2 f में, n-2 f में जो है ना इनके। अब ज़रा देखिए इनका जो अंडर फिलिंग सब शेल है वो देखिए ज़रा, और इस पर ज़रा गौर करें तो आपको पता लग जाएगा कि ये आउटर ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहलाते हैं और ये इनर क्यों कहलाते हैं। कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो है वो सेकंड हाफ में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। पहले फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास n यहाँ पर 4 है, तो 4th शेल में इलेक्ट्रॉन्स s सब शेल को फिल करने के बाद वो आ रहे हैं 3D में, 4 से 3 में वापस आ रहे हैं, मतलब 4 को फिल करने के बाद जो है वो 3 में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि वो जो है वो सेकंड लास्ट में नहीं आ रहे, वो उससे भी नीचे वाले सब शेल में आ रहे हैं। देखें ये अगर हमारे पास n1 है और ये n-1 है, तो लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n-2 के f सब शेल में जो है वो फिल हो रहे हैं। तो एक के इलेक्ट्रॉन जो अंडर फिलिंग हैं वो सेकंड लास्ट शेल में हैं, और दूसरे जो है एफ बुला के उनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, जो है वो थर्ड जो लास्ट है जो पेनल्टीमेट के नीचे वाला शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। तो इसलिए हम उनको इनर मतलब इनका नीचे वाला शेल, और इनका आपस में मुकाबला कंपैरिजन करके देखें तो इनका आउटर जो है ना वो सब शेल अंडर इलेक्ट्रॉन उसमें फिल हो रहे हैं। तो ये इनको आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ MCQs की हद तक पूछेंगे, और आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ज़रा ये पॉइंट भी याद रखिए। आहिस्ता आहिस्ता सीखते हुए आगे बढ़ते हैं कि कलर चेंज कर लूँ ज़रा। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक जनरल प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, शायद पहले समझने में मसला भी हो इनको। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की जो है वो रीज़न भी आगे पढ़ेंगे। पहले इंफॉर्मेशन लेते होते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन की रीज़न के पीछे जो है वो भागते हैं। इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर रीज़न कहाँ से आएगी। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि ये तमाम ना ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दीज आर मेटल्स, और मेटल्स में आपको पता है कि जो है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटल्स हैं। और इनके जो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, अब इसी एक बात से आगे जितनी मेटल की प्रॉपर्टी आती है माइंड में, काफ़ी अरसे से पढ़ रहे हैं मेटल्स को तो उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखें ज़रा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉयलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं। अच्छा जी, चलो जी, मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट हाई हो गए। उसके बाद जो है वो कंडक्टर्स हैं, मेटल के नहीं, कंडक्टर्स हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अरसे से पढ़ रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटालिक बॉन्ड में ना, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर देते हैं, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दीज आर कंडक्टर। इसके अलावा जो है ना ये इलाय बनाते हैं, बहुत से मेटल्स एक साथ भी एक दूसरे के साथ मिल के भी रहते हैं, तो मेटल्स का जो मिक्सचर होता है वो इलाय कहलाता है। इसके अलावा जो इनके बहुत इम्पोर्टेंट, आगे हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। इनका फिक्स नहीं है, जैसे फिक्स है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, फ़िक्स नहीं है इनके कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, ये फ़िक्स नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब अगर आप ज़रा ज़हीन हो के सीखने वाली नीयत से पढ़ें तो फिर ये नहीं कहेंगे कि चार्ज, आप ये कहेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन कोई लूज़ या गेन करता है तो ऑक्सीडेशन या शेयर करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो इनके वेरिएबल्स हैं। इसके अलावा जो है ये बहुत आखिरी बात जो है ना वही मेटल वाली कि ये हार्ड हैं, मेलिएबल हैं और डक्टाइल हैं।
तारें बनाई जा सकती हैं, शीटें बनाई जा सकती हैं, कूटी जाओ इनको, मारी जाओ, लेकिन टूटेंगे नहीं। कहेंगे फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे। आप जो है वो फिर उसको तार में कन्वर्ट कर लें, शीट में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी भी याद आ गई कि ये जो है ये कलर्ड होते हैं, कलर्ड सॉलिड स्टेट में भी कलर्ड होते हैं, और जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कलर्ड क्यों होते हैं। ये पॉइंट जो समझने वाली बातें हैं, ये पॉइंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है इनका, और ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड, ये 3 बातें तो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। बाकियों की जिसको समझ नहीं आ रही तो वो जो है ना थोड़ी अपनी पहले वाली केमिस्ट्री रिवाइज करें, सीखें ज़रा, सीखेंगे ना जो, तो वो फिर बातें आगे आसान होती जाएंगी। अगर ऐसे पढ़ लिया, ना कोई तस्वीर बनाई, ना कोई सीक्वेंस बनाया, और ना ही कुछ सीखा, पढ़ के जो है ना वो डेफिनेशन को रट्टा लगा के तोता बन के लिख लिया, तो उससे काम नहीं चलने वाला। चलें भाई, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में सीख रहे हैं ज़रा, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कि ये कितनी ताकत से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनकी जो बॉन्ड्स हैं वो कितने ताकतवर होते हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और कैसे हमें पता चलेगा कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो बाइंडिंग एनर्जी तो आपको पता है कि एटम्स आपस में अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि बॉन्ड कौन सा है। तो इनमें मेटालिक बॉन्ड है, तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, कि बाइंडिंग एनर्जी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। जिसका मेटालिक बॉन्ड जितना ज़्यादा ताकतवर होगा ना, ताकतवर, उतना उसको तोड़ना मुश्किल होगा। ताकतवर रिश्ते बड़ी मुश्किल से टूटते हैं, कमज़ोर रिश्ते तो ख़त्म हो जाते हैं ना। अच्छा जी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि किसका मेटालिक बॉन्ड जो है वो ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, किसका जो है मेटालिक बॉन्ड वीक है? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा उतना उसका मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा जी, मेटालिक बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब आपके हाथ में जो इस रिलेशनशिप की डोर है ना, वो ये है। आप नहीं देखकर बता सकते कि मेटालिक बॉन्ड ताकतवर है कि कमज़ोर है, आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो आपको जो है वो फ़ौरन पता चल जाएगा कि किसके मेटालिक बॉन्ड जो है वो ताकतवर है, किसका कमज़ोर है, और उसी हिसाब से आप बाइंडिंग एनर्जी भी इनकी जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब आपको अगर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए। हम एक ग्राफ देख लेते हैं। चलें बेटे, देखें, मैंने नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो एक पिक्चर है वो भी साथ में अटैच कर ली, और इधर से ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको भी अटैच कर लिया। और आपको पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना मेटालिक बॉन्ड जो है वो ताकतवर होगा, और उतनी जो है ना उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देखते जाइए बेटे ज़रा, ये स्कैंडियम में जो है ना वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक है, फिर जो है वो स्कैंडियम एक है, फिर 2 हो गए, टाइटेनियम में 3 हो गए, 4 हो गए, बल्कि 4 नहीं 5 हो गए, और ये 4 हो गए। उसके बाद जो है ना वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, और फिर 1 है, फिर कोई भी नहीं है। तो आप ज़रा गौर करें, तो ये मुझे जो यहाँ पर हिसाब किताब लग रहा है, ज़रा आप भी लगाएं, तो ये लग रहा है कि ये जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम, यहाँ तक जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है। ये क्रोमियम है हमारा। देखिए, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम में 1 2, पहले में 1 देखें, ये दूसरे में टाइटेनियम में 2, फिर 3, फिर हमारे पास हो गए 5, और फिर कम होते जा रहे हैं। ये देखें
1 2 3 4 5 हो गए, फिर दोबारा ये 4 हो गए और फिर 3 हो गए और फिर ये 2 हो गए। तो हम अब यही यहाँ से रिज़ल्ट निकाला है कि स्कैंडियम से जो है वो क्रोमियम तक बाइंडिंग एनर्जी का बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। और फिर मैंगनीज़ से आगे जो जिंक तक है वो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होती जाएगी इस सीरीज़ में। और इनके जो साथ वाले अगर यही 3D की जगह 4D हो जाए और ये जो है 5S हो जाए तो नेक्स्ट सीरीज़ बन जाएगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो चेंज नहीं होने वाली, तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो 4D सीरीज़ है या जो 5D सीरीज़ है उसमें भी यही ट्रेंड हमें ऑब्ज़र्व करने को मिलेगा। चलें, ये हमने नीचे से अंदाज़ा लगाया और ऊपर अब आ जाइए ज़रा ग्राफ में। ग्राफ कहता है कि जी ठीक कह रहे हैं आप कि स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ जा रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई। इसी तरह से वेनेडियम में भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन जो आपका क्रोमियम है ना उसकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी कम हो गई और मैंगनीज़ की भी कम हो गई। अब ये एक हमारी समझ में नहीं आया कि ये जो क्रोमियम है ना इसने अपनी बाइंडिंग एनर्जी कम कैसे कर ली वेनेडियम से। हालांकि वेनेडियम में आप देखें कि वेनेडियम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है ना वो 3 है, 3, और जो क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो हमारे पास 6 है। 2 3 4 5 और 6, हाँ जी 6 ही है। मैंने भी रट्टा नहीं लगाया हुआ बेटा, देखनी पड़ती हैं चीज़ें ये सारी, तो आप भी देखते रहें, मैं भी देख रहा हूँ, तो किसी न किसी रिज़ल्ट पे पहुँच जाएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा जी, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम में हैं, तो जो वेनेडियम है उसमें कम है, तो फिर ये कैसे हो गया। और मैंगनीज़ का जो है वो भी क्रोमियम से देखें कम हो गया। वैसे क्रोमियम से तो मैंगनीज़ का कम ही होना चाहिए, क्योंकि मैंगनीज़ में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो देखिए ज़रा, वो 5 ही हैं। तो ये क्रोमियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इस वजह से लेस हो गई है बेटे, क्योंकि इसका अगर आप क्रोमियम का 3D देखें तो ये 5 है और 4S जो है वो 1 है। यही अगर आप बहुत गौर से सोचें तो पीछे मैंने कहा था कि एक 4S का इलेक्ट्रॉन 3D में जंप करता है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये हाफ फिल्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना किसी सब शेल के, वो मोर स्टेबल होते हैं, और जो मोर स्टेबल होते हैं वो बॉन्डिंग में लेस इन्वॉल्व होते हैं। तो मोर स्टेबिलिटी की वजह से 3D5 सिस्टम होने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाइंडिंग जो बॉन्ड है उसमें लेस इन्वॉल्व होंगे, तो इस वजह से ये मोर स्टेबल हो जाता है। बाय क्रोमियम हैज़ लेस binding energy than vanadium. Despite having 6 unpaired electrons in chromium and 3 unpaired electrons in vanadium. Simple. कि chromium has 3D5 4S1 electronic configuration. Its 3D half filled orbitals are subshell is more stable and less involvement in bonding. तो ये है। अच्छा, उसके बाद ठीक हो गया बेटे, देखिए ज़रा, देखिए मैंगनीज़ जो है ना उसकी क्रोमियम से कम होगी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, उससे ज़्यादा जो है ना फिर आयरन की हो गई। आयरन में देखिए कि जो, अच्छा मैंगनीज़ और आयरन का भी ज़रा एनालिसिस कीजिए आप। मैंगनीज़ में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो हैं हमारे पास 5, और आयरन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 1 2 3 4। तो 5 वाले से 4 वाले की जो है वो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे मैंगनीज़ से आयरन की तरफ बढ़ गई है। अगेन क्यों? क्योंकि वो 3D5 सिस्टम है, मैंगनीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 और 4S2, तो बोथ हाफ फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। और आयरन में देखें तो है हमारे पास 3D6 और 4S2। एक तो हाफ फिल्ड है लेकिन एक पार्शली फिल्ड है, आप पढ़ चुके हैं। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ मोर स्टेबल, लेस इन्वॉल्वमेंट इन बॉन्डिंग, तो इसलिए जो है वो आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मैंगनीज़ से ज़्यादा हो गई है। मैंगनीज़ स्टेबल हो गया है, अपने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं कर रहा बॉन्डिंग में। फिर उसके बाद जो है आगे कोबाल्ट है,
निकल है, कॉपर है, इसमें तो देखें तो जो बाइंडिंग एनर्जी है इनकी आपस में कम होती जा रही है, लेस होती जा रही है। तो जिंक तक आकर देखें जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बिल्कुल कम हो गई है। वाई जिंक शोज वेरी लेस बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू D10 सिस्टम। D10 है और आगे भी मज़े की बात 4s2 है। तो ये जो है हमारे पास ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग में इन्वॉल्व बहुत कम होते हैं या नहीं होते। ये टू इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करता है अपने, आगे हम पढ़ेंगे। जो डी है वो 10 ही रह जाता है इसका। तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो उतनी मेटालिक बॉन्ड जो है वो ज़्यादा ताकतवर होगी। तो ये अच्छा, इस सीरीज़ को भी देख लें बेटे। ये जो है इसमें भी तकरीबन वही ट्रेंड है। ये जो है ना वो ये 3D सीरीज़ है, तो ये 5D सीरीज़ उन्होंने दिखाई है आपको। 4D सीरीज़ को स्किप करके 5D सीरीज़ में देखें तो आप ज़रा ख़ुद इन पे ऑब्ज़र्व करें, ये मेरी वाली बातें यहाँ पे सुन के यहाँ पर अप्लाई करें। लेकिन एक डिफरेंस आप ज़रूर नोट करेंगे कि जो यहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही थी वो यहाँ से गायब हो गई हैं। वो एबनॉर्मेलिटीज़ इस वजह से गायब हो गई हैं कि भाई 3D में जो 3D है ना, कहाँ पे लिखूँ, अच्छा यहाँ लिख लेता हूँ। जो 3D है और एक 5D है, इनमें डिफरेंस है, इनकी स्टेबिलिटीज़ में भी डिफरेंस है। 5D में जो है वो हाफ़ फिल्ड हो जाना या कंप्लीट फिल्ड हो जाना, और 3D का हाफ़ फिल्ड हो जाना और कंप्लीट फिल्ड हो जाना न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है दैन 5D के। तो ज़रा ख़ुद से गौर कीजिएगा इन बातों पर। पीरियोडिक टेबल को सामने रख के 3D सीरीज़ को देखें, 5D सीरीज़ को देखें, और फिर देखिए कि जो मैंने 3D के बारे में बातें की हैं वो 5D पे भी अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही। जो माइनर चेंज आएगा वो उसकी रीज़न ये होगी जो मैंने नीचे लिख दी है कि 5D में स्टेबिलिटी जो है वो 3D से कम ही आएगी। अच्छा बेटे, कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो पूछ लूँ ताकि जो है वो पता चले कि कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे। वो खुद मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैंने आपको सिखाया है। तो आप वो जो आपने सीखा है ना जो मुझसे, उसको अप्लाई करें। यहाँ पे कहाँ पर कौन सी बात अप्लाई करनी है ये आपकी अपनी जुस्तजू है कि लेक्चर में से उठाकर कौन सी बात किस क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है, और उससे उसका एक अच्छा सा आंसर लिख के निकाल के नीचे लिखना है, ख़ुद से लिखना है। तो ये केमिस्ट्री जो है ना वो सेल्फ़ राइटिंग का नाम है, ये कोई रट्टा रुट्टे वाली गेम नहीं है। क्वेश्चन बता रहा हूँ, ज़रा सॉल्व कीजिएगा रोक के वीडियो को या बाद में, जैसे आप जो है वो टाइम मिले आपको। जिंक, कैडमियम और मरकरी और नॉट हार्डनेस का बता दूं कि भाई हार्डनेस जो है ना वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरे अल्फाज में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है इनका बॉन्ड जो है वो कमज़ोर होता है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। तो जाइए देखिए ज़रा पीछे मैंने बाइंडिंग एनर्जी का क्या बताया। वेनेडियम एंड क्रोमियम आर वेरी हार्ड। चलें अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट लेकिन पेपर के लिहाज से नहीं, सोच के लिहाज से, सीखने के लिहाज से एक क्वेश्चन है कि मरकरी जो है ना, मरकरी Hg, मरकरी ये वाहिद मेटल है जो लिक्विड है, इज लिक्विड। हाँ, ये जो मरकरी है ना, इसका जब मैं पहली दफ़ा आया था यहाँ शकरगढ़ में तो मैंने मेटल की प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ाई थी बच्चों की क्लास में। बड़े अच्छे बच्चे हैं हमारे, सेकेंड ईयर में हैं जो भी। तो मैंने कहा मेटल्स आर सॉलिड, तो बच्चा कहता है मरकरी इज़ लिक्विड। मुझे तब भी अंदाज़ा हो गया था कि भाई बच्चे बड़े शार्प हैं यहाँ के। तो आज आप मुझे बताइए भाई आंसर इसका जो है वो। बच्चा मुझे याद है, हाफिज़ साहब हैं हमारे सेकेंड ईयर में, तो उन्होंने पूछा था आई थिंक कि मरकरी जो है ना वो लिक्विड है। वजह तो उन्होंने नहीं पूछी, खैर तो ये बता दिया उन्होंने मुझे। हाँ, फिर मुझे आ गया दिमाग में, हाँ जी भाई ऑल मेटल्स आर नॉट सॉलिड, ये कहना ठीक नहीं है। अच्छा जी, इसके लिए क्या करना है बेटे, सिंपल आपको हिंट बताएं तो मरकरी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें और फिर देखें उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है ना वो किस हिसाब में जाती है, तो उसी से आपको आंसर मिल जाएगा।
चलें बेटे, हम नेक्स्ट जो है वो मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम उसके बहुत ही करीब हैं, बहुत ही करीब। क्या लिखना था, हाँ ये गलत लिख दिया मैंने। मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट जो है, आपके माइंड में कुछ आ रहा होगा, सोचिए ज़रा। बाइंडिंग एनर्जी का बता कर आया हूँ भाई। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉयलिंग पॉइंट, वो बाइंडिंग एनर्जी को, वो जो फोर्सेस हैं जिससे बाइंड हुए हैं ना, उनको ब्रेक करने का नाम है कि तोड़ दो। आप जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना एटम्स, मेटल्स, उनको तोड़ो। तो कुछ तोड़ोगे तो मेल्ट हो जाएगा, और सारे तोड़ दोगे तो बॉयल हो जाएगा। कुछ जो है ना वो लैटिस, जो हमारे पास लैटिस पॉइंट्स हैं, और उनके दरमियान, लैटिस पॉइंट्स के दरमियान, या आसान अल्फाज में कहूँ कि मेटल्स के एटम्स के दरमियान जो मेटालिक बॉन्ड है, उसमें से कुछ तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन सारे, अगर एक मेटल को आप बिल्कुल ही सराउंडिंग से, उसके जो मेटल को सराउंडिंग की तमाम तरह की जो बाइंडिंग्स हैं उसे आज़ाद कर दोगे, तो वो फिर क्या करेगा, अकेला हो जाएगा। अकेला होगा तो उड़ेगा गैस गैस बन के, तो वो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो खैर, ये तो आप जानते हैं कि मैं जो बताने लगा हूँ कि बेटे आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का पता है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का भी पता है। एक ग्राफ देख लेते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा था कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट समझ गया है, वो उसको समझ आ गई, जिसको बाइंडिंग एनर्जी की समझ आ गई, तो देखें ग्राफ उस चीज़ की जो है ना, उस चीज़ का सबूत है उस चीज़ का, कि बाइंडिंग एनर्जी के जो ग्राफ थे वही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हैं। कि जैसे जैसे भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे जो है ना मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। क्रोमियम मैंगनीज़, इनमें जो मसला है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और ये हमारे पास 3D सिस्टम के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ये 5D सिस्टम के हैं। तो ये जो है वो ग्राफ्स, इनकी एक्सप्लेनेशन बाइंडिंग एनर्जी में हो चुकी है। चलें बेटे, आयोनिक और कोवलेंट रेडियस देख लेते हैं। आयोनिक एंड कोवलेंट रेडियस। रेडियस की बजाय रेडिया लिख दूँ, क्योंकि ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम। तो उसके लिए है कि भाई लेफ़्ट टू राइट, एक मिनट कलर चेंज कर, लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, बल्कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज़ होते हैं। सॉरी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है ना पीरियड में, लेफ़्ट टू राइट। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से, कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, तो ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आते जाएंगे। तो लेफ़्ट टू राइट फर्स्ट, इस ट्रांजिशन मेटल्स की सीरीज़ में ना कुछ देर तक जो है ना वो डिक्रीज़ होता है। आयोनिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस इनका डिक्रीज़ होता जाता है, और फिर क्या हो जाता है भाई, एकदम से डिक्रीज़ होते होते कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट क्यों होता हुआ, सोचिए ज़रा, आपके माइंड में आंसर आना चाहिए। कांस्टेंट इस वजह से हो रहा है बेटे कि ये जो 3D है ना, 3D, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली फिल होते हो रहे हैं, और इधर से न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो न्यूक्लियस, दो तरह के जो है ना वो फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। कि एक न्यूक्लियस है जो कि 4s के इलेक्ट्रॉन्स को अपने प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से उनको अपने करीब लाना चाहता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहता है, उन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी। और इधर ये जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को रिपेल करके, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इनका अपना, बल्कि शील्डिंग इफेक्ट नहीं कहना चाहिए, शील्डिंग इफेक्ट तो मुख्तलिफ
डिफरेंट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो रिपल्शन है। इन इलेक्ट्रॉन्स की आपस में जो है वो रिपल्शन भी बढ़ती जाएगी और ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ तक जो है वो पहुँचने में लेस जो है ना वो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे कहते हैं वो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता जाएगा। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कि न्यूक्लियस से पूछो तुम कितने प्रोटॉन की अट्रैक्शन भेज रहे हो, वो फ़र्ज़ किया जाता है कि मैं 30 प्रोटॉन की अट्रैक्शन भेज रहा हूँ। आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन से पूछो तुम तक कितनी पहुँची है, वो कहता है हमारे पास तो 25 प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन पहुँची है। ये जो 30 है 30 है ये हमारे पास है जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है क्योंकि दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ऊपर पहुंचने से रोकते हैं। अब इसका मतलब है कि कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेस के न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है और जो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में रिपल्शन है 3D के इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो जो है एक टाइम आकर दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। जितना न्यूक्लियस अपनी अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है उतना जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो काफ़ी देर तक हम देखेंगे कि जो है वो लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियस में प्रोटॉन के इजाफा होने के बावजूद वो इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शंस की वजह से जो एटॉमिक साइज़ है, जो कोवलेंट रेडियस है, आयोनिक रेडियस है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा जी, कांस्टेंट होने के बाद फिर बड़ा तीसरी दफ़ा जो है ना वो कांस्टेंट होने के बाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। कौन जीत गया होगा बेटा? कौन सी फोर्स? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फ़ोर्स यहाँ तक जीत रही है कि भाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रही है तो जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जीत गई होगी कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है और जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन के इजाफे के बावजूद जो उनकी वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन है वो कम होती जा रही है। तो इस वजह से पीरियड में ही लेफ़्ट टू राइट पहली दफ़ा सुन रहे होंगे आपके साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ भी होता है। ये इनमें जो है वो ट्रेंड है। इसी ट्रेंड को जो है वो हम एक ग्राफ में देख लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। ये आपके पास ग्राफ है बेटे, ज़रा देखिए कि भाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ये यहाँ तक डिक्रीज़ हो रहा है और फिर देखें मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट ये यहाँ तकरीबन ये क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है और फिर अगेन क्या होता जा रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़। तो फर्स्ट जो है वो डिक्रीज़ होता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है और देन अगेन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये जो आयोनिक रेडियाई है ना बेटे, ये इनमें कोई प्रॉपर जो है वो एक सीक्वेंस नहीं है। तो इतना आपको पता है कि जितना किसी पे चार्ज ज़्यादा होगा केटायनिक रेडियस उतना जो है वो स्मॉल होता जाएगा। तो इसको खुद ज़रा देखिए, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख के इनमें देखें कि क्या जो है वो आपके पास किस तरह का एक ट्रेंड ऑब्ज़र्व हो रहा है। तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और साथ में जो इनके नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो तीनों कंबाइन करके उसमें से आप 2 को 3 को इस तरह से कंपैरिजन करें, सबका कंपैरिजन एक साथ, क्योंकि चार्जेस मुख्तलिफ हैं ना बेटे। देखिए आपके पास जो बल्कि इन्होंने यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो नज़र नहीं आ रहे सही तरह से कि हाँ जी, ये सारे फैक्टर चार्ज का और जो अपने नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, न्यूक्लियर चार्ज है, इसको कंबाइन करके आप आयोनिक रेडियस को भी जो है वो कोई प्रॉपर एक ट्रेंड नहीं है कि कहाँ तक इंक्रीज़ और कहाँ पे। देखिए पहले डिक्रीज़ हो रहे हैं, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़। तो इसके बाद जो है ना बेटे हम जो है वो पढ़ने लगे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स
ये मेटल्स हैं, मेटल्स तो इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं ना वो प्लस होते हैं, पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, और कितना किसी पे चार्ज होगा जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करता है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जितने कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतना ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स बेटे देखें, हम इस कायनात में जिंक को, मैंगनीज़ को दुनिया जहान के मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स में हमने पाया, और हर कंपाउंड में जाकर हमने चेक किया है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं। तो हम जिस रिज़ल्ट्स पे पहुँचे हैं कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन से हमारी नेचर में मौजूद हैं, किन कंपाउंड्स में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो जो है वो हम यहाँ पर शेयर करेंगे। कि मैंने पहले भी बताया था बेटे कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनके जो है वो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स। 4s के इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व करते हैं ये, और साथ में 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व करते हैं। तो 4s में देखें आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स के, तो कोई अपने 3d के सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कर लेता है, कोई सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करता है जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में, इसलिए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो वेरिएबल्स हैं, लेकिन उनमें एक सीक्वेंस ज़रूर है, तो उस सीक्वेंस को आप जो है वो याद रखिएगा। मैं एक जो है वो आपके साथ टेबल शेयर करता हूँ। ये टेबल है जो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एड्रेस करता है। तो एक क्वेश्चन भी पूछते हैं बेटे, वाई ट्रांजिशन मेटल शोज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल हैं? ड्यू टू involvement of S as well as D subshell electrons। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी लूज़ करते हैं, और फिर जो है वो D के इलेक्ट्रॉन्स भी लूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो इनके मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। चलें गौर कीजिए ज़रा बेटा, आप इनको तरतीब से इस तरह से याद करते हैं। देखिए बेटा, 2 से स्टार्ट हुए, 2 3, नेक्स्ट में 3 के बाद 4, नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 6, नेक्स्ट में 7, और फिर क्या हो रहा है, फिर 6 5 4 3 2, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, मैंगनीज़ तक इंक्रीज़ होंगे, और मैंगनीज़ के बाद जो है वो फिर दोबारा क्या हो रहे हैं, ये डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। कि जो स्कैंडियम है हमने देखा है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। अगर s के रिमूव करेगा तो वो दोनों, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी, और अगर जो है वो d का भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो फिर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। इस तरह से टाइटेनियम में s के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, d का फिर 1 करता है, या फिर D के दोनों करता है, दोनों करेगा, तमाम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो जाएगी। अच्छा, एक बात बेटे पीछे भी बता चुका हूँ, वो याद रखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हो ना, पहले 4s से रिमूव करें, 4s से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिमूव करें, और फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन देन जो है वो 3d से रिमूव करें, 3d से रिमूव करें। जैसे फ़र्ज़ किया बेटे, मैं आपको अगर क्वेश्चन दे दूँ कि भाई स्कैंडियम +2 की जो है वो, बल्कि स्कैंडियम नहीं, उससे क्लियर नहीं होगा, तो आप जो है वो मैंगनीज़ +5 की ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखें। तो आप ये मैंगनीज़ है, इसमें देखें s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 रिमूव करने हैं, तो 2 s के होंगे और 3 d के होंगे। s के बाद बाकी जितने रिमूव करने होंगे वो 3d से करेंगे, तो इस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ऑर्गन 3d। मैंगनीज़ के कितने 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए, तो 2 और 3 से 3d2 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से ख्याल रखिएगा कि सम टाइम बच्चे ये गलती करते हैं कि 3d के इलेक्ट्रॉन्स पहले रिमूव कर देते हैं, पहले 4s के होंगे और फिर 3d के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ, फिलिंग में जो है वो फिलिंग में भी पहले 4s में ही फिल होंगे और फिर 3d में ही आएंगे, क्योंकि 4s बेटे वैलेंस शेल है ना। देखें, एक थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होंगे या फोर्थ शेल से, तो पहले फोर्थ शेल की बारी आएगी, फिर जो है ना थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। अच्छा भाई देखिए, हम वेनेडियम में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक चली गई है। तो इस तरह से जो, अच्छा भाई हम मैंगनीज़
क्रोमियम जो है ना उसमें देखें कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। +2 अगर हो तो एक s का इलेक्ट्रॉन तो 3d4 हो जाएगा। +3 हो तो फिर एक s का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और 2d के तो फिर 3d3 हो गया। इसी तरह से जो +4 है उसमें एक s का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और d के 3 होंगे। +5 का मतलब फर्स्ट एक s का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और 4d के रिमूव होंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास +6 है तो इसका मतलब है कि s का भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और d के भी 5 हो गए। अब बेटे ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे ये हमने नेचर में देखा है कि उनके ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, इनमें स्टेबिलिटी है या नहीं है, ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल हैं, ये तो बात की बात है ना। जब आप ये तो सीख लेना कि उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हैं कौन से। हाँ, स्टेबिलिटी पे एक अलहदा से बहस हो सकती है, कई घंटों की बहस हो सकती है कि इनकी कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज़्यादा स्टेबल हैं, किस में नहीं है ज़्यादा स्टेबल। तो हमने इनको देखा है, हमने ऑब्ज़र्व किया है कि मैंगनीज़ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है किसी कंपाउंड में, किसी में 2 कर रहा है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7। अब अच्छे बच्चे जो है ना वो सोचते हैं ये कि ऐसा क्यों कर रहा है मैंगनीज़। वो क्योंकि पहले 8 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझकर, वो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को समझकर उसको सारी केमिस्ट्री उसे समझ लेना चाहते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 1-2 रूल से सारी केमिस्ट्री समझ आने वाली नहीं है। तो ये सोचते रहिए कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल हैं, किस में कम स्टेबल हैं। ये अलहदा से बहस है, अलहदा टॉपिक है पूरा जो है ना वो घंटों का। तो फ़िलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट सीख लीजिए कि हमें हमारी दुनिया में वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके रह रहे हैं। तो मैंगनीज़ जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है बेटे +7। पढ़ चुके होंगे आप इसका कंपाउंड KMnO4 में मैंगनीज़ पे +7 चार्ज है। तो इस तरह से जो आयरन है देखें उसमें यहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती गई, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर क्या हो रही है 6 आयरन में, फिर +5, फिर +4, फिर +3 और फिर +2 तक आ गई है। जिंक में देखिए जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है सिर्फ, क्योंकि जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो है हमारे पास 3d10 और 4s2। वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 3d को कंप्लीट फिल कर लेता है। तो एक दो चलो क्वेश्चंस हैं जो मैं सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ जाऊं ताकि आपको जो है वो पता चले कि कुछ सीखा है कि नहीं। क्वेश्चन है आपसे कि चलें बताइए जो स्कैंडियम +3 है वो इज़ मोर स्टेबल दैन स्कैंडियम +2। बताइए ज़रा, खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन लूज़ करें समझ आ जाएगी। जिंक फॉर्म्स zinc +2 ion but not zinc +3। why? ये भी आप खुद आपके जो है ना वो दिमाग पे छोड़ के, वही बात बेटे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जब तक सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ज़रा चल पड़ेंगे तो अल्लाह भी मदद करेगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है ना उनको आपके ऊपर लिखे हुए हैं, उतने इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, देखें बनता क्या है उनके साथ, तो आपको खुद ब खुद कहानी सारी समझ आ जाए। तो एमसीक्यूज़ एक पूछा करते हैं कि भाई सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो 3D सीरीज़ है उसमें किसकी है? तो किसकी है भाई? मैंगनीज़ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम की +6 है और जो आयरन है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो मैक्सिमम, तो उसके बाद जो है वो नीचे कम ही होते जा रहे हैं। ये याद रखिएगा बेटे, ये याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना है मैंगनीज़ का है और जो कि कितना है +7 है। इस तरह के क्वेश्चन बेटे जैसे आप सोच रहे होंगे ना कि भाई कोई आपसे पूछ ले कि फ़लाना जो है ना एक मेटल है उसके कितने कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये यकीन कीजिए हमें भी याद नहीं होता, बल्कि हमसे बड़े जो प्रोफेसर्स हैं वो सारे उनको भी नहीं पता होता। हाँ, कंपाउंड ले आए हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। आप ये सीक्वेंस जो है ना वो टेबल याद कीजिए, इसी में से आपसे जो है ना वो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं और
कुछ भी जो है ना इसके अलावा नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस है बेटे। आप किसी बड़े बड़े अच्छे प्रोफेसर से जाकर पूछें कि मैगनीज़ के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट, ना भाई मैनू नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैगनीज़ के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। हाँ, इसी टेबल में देखें, ये आपका जो है वो मैगनीज़ आपको समझ आ जाएगी कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, फिर +6 है, फिर +5 है। ये जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करते हैं, और कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है वो भी जो है ना आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगी। उसके बाद है बेटे कलर फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कलर फॉर्मेशन कि ये जो कंपाउंड्स हैं ना ट्रांजिशन मेटल्स के सॉलिड स्टेट में और सॉल्यूशन की फॉर्म में ये कलर्ड होते हैं, उसकी क्या वजह है? इस वजह से कलर्ड होते हैं बेटे कि ये जो इनके डी ऑर्बिटल्स हैं ना, कितने डी ऑर्बिटल्स हैं? 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। जैसे ही उनके करीब, हम आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पढ़ेंगे कि कोई बॉन्ड बनाने के लिए इनके करीब आता है ना, तो पहले ना ये डी जनरेट होते हैं किसी लिगेंड्स के, लिगेंड्स नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, भी बताया ही नहीं मैंने, तो आप ऐसे समझें जिसके साथ इन्होंने बॉन्ड बनाना है वो कोई मॉलिक्यूल, आयन या एटम इनके जैसे ही करीब आता है, तो फिर जो है ना इनमें इनकी जो डी जनरेसी है वो ख़त्म हो जाती है। और ये फिर इस तरह से होता है कि 3 ऑर्बिटल जो है ना उनकी एनर्जी कम हो जाती है और 2 की ज़्यादा हो जाती है। कोई हतमी बात नहीं है, ये उलट भी होता रहता है, चेंज भी होता है कि 2 की कम हो जाए और 3 की ज़्यादा, वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है। तो आपने इतना याद रखना है कि डी जनरेसी ख़त्म हो गई किसके? जब ये बॉन्ड बनाने के लिए इनके करीब कोई मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शंस की वजह से इनके जो कुछ डी सामने आ जाते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है रिपल्शन से, कुछ डी जो है ना वो सामने ना आने की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ना होने की वजह से उनकी एनर्जी कम हो जाती है, तो डी जनरेसी जो है वो इनकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है कि अगर किसी एक डी में एक इलेक्ट्रॉन्स है तो वो लोअर ऑर्बिट में आएगा। अब जब इसमें से आप वाइट लाइट पास करेंगे, वाइट लाइट, तो वाइट लाइट के डिफरेंट कलर्स में से कोई एक कलर जो इसे लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कराता है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी वाइट लाइट के जो बाकी कंपोनेंट्स कलर हैं उनको वो आगे पास करेगा। वाइट लाइट इज़ कम्बिनेशन ऑफ ऑल विजिबल कलर्स, तो एक एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर वो लाइट विजिबल नहीं रहती, फिर ये क्या हो जाएगी, जो लाइट हमारी आंखों की तरफ आ रही है वो कलर्ड होके आएगी। इसलिए ये कंपाउंड जो है ना वो जो है वो कम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं कि एक एब्जॉर्ब हो जाए तो बाकी जो है ना वो मिलकर कौन सा कलर बनाते हैं। तो ये जो है वो एक एब्जॉर्ब होने के बाद जो बाकी बचेंगे वो मिलकर एक डेफिनेट कलर बनाएंगे, तो इस वजह से ये कंपाउंड्स जो है ना इनके वो कलर्ड होते हैं। वाई क्वेश्चन आता है कि वाई जो कंपाउंड्स हैं, वाई कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड। तो वही एक्सप्लेनेशन करेंगे आपके ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन degeneracy of the d orbitals of transition metals is destroyed। तो ये डायग्राम बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल reside in lower energy orbital when white light is passed, a definite color is absorbed to excite the electron from lower to higher orbit, and rest of the colors are जो है वो passed out, they will give a definite color। जैसे हमारे पास कंपाउंड है टाइटेनियम हेक्सा एक्वा और इस पर +3 चार्ज, ये जो है ना ये एब्जॉर्ब करता है ये कौन सा कलर भाई? येलो कलर एब्जॉर्ब करता है, और येलो कलर एब्जॉर्ब करके जो कलर्स ये बाकी इमिट करता है वो हमें वायलेट नज़र आते हैं। तो वाइट लाइट में से येलो कलर आप निकाल लीजिए तो वो आपको वायलेट कलर देगा। तो ये हमारे पास जो है वो MCQs में भी आता है कि ये जो आपके पास टाइटेनियम के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल, नाम आगे पढ़ेंगे इनका, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम जो है वो इसका कलर क्या होता है?
तो इसका कलर जो है वो येलो है, याद रखिएगा भाई। बल्कि येलो नहीं बेटे, सॉरी, येलो कलर तो एब्जॉर्ब करता है, वायलेट कलर है इसका। जल्दी जल्दी से बेटे एक और डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं कि ये जो मेटल्स हैं ना, मेटल्स, इनके जो इंटरस्टिसेस हैं, अगर इनके दरमियान कोई नॉन मेटल, यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नॉन मेटल्स जो है वो अगर इंटरस्टिसेस ऑफ द मेटल्स में चले जाएं तो डेफिनेट कोई ना कोई इनके दरमियान, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान कोई बॉन्ड भी बन जाता है, भले वो पार्शली आयोनिक हो, पार्शली कोवलेंट हो, एक बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह के कंपाउंड जिसमें एक मेटल के इंटरस्टिसेस में नॉन जो मेटल है वो मौजूद हो तो उन्हें हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। कंपाउंड्स इन विच मेटल इंटरस्टिसेस है वह नॉन मेटल, जैसे TiC है बेटे आपके पास, Mn4 और नाइट्रोजन है, और TiH है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं बेटे। क्या होते हैं? नॉन स्टैक्योमेट्रिक। नॉन स्टैक्योमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि भाई ये डेफिनेट नहीं है कि एक टेक्नीशियन के साथ एक कार्बन आएगा, 4 मैंगनीज के साथ 4 नाइट्रोजन आएंगे। तो ये चेंज भी हो सकते हैं कि ये इस तरह से भी हो सकता है कि मैंगनीज 7 हों और एक नाइट्रोजन उनके इंटरस्टिसेस में मौजूद हो। जैसे हमारे पास पानी का फार्मूला जो है ना वो स्टैक्योमेट्रिक है कि 2 ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इनमें ऐसे जो है ना वो नॉन मेटल्स की जो तादाद है वो फिक्स नहीं होती, और बॉन्ड्स भी इनमें आयोनिक और कोवलेंट के इन बिटवीन होते हैं, प्योरली आयोनिक या प्योरली कोवलेंट नहीं होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा किस मेटल के साथ कौन सी जो नॉन मेटल है उसने बॉन्ड बनाया हुआ है। लास्ट वाला पॉइंट जो है ना बेटे वो है एलॉय फॉर्मेशन। आपको पता है कि मेटल्स का जो मिक्सचर है वो एलॉय कहलाता है। ब्रास, ब्रोंज और जो इनकी जो कंपोजिशन है ना वो आपसे MCQs में पूछते हैं कि ब्रास में जो है वो कॉपर 60 से 80% है, और जो जिंक है वो 40 से 20% है, और इसी तरह से ब्रोंज में कॉपर 75 to 90% है, और जो टिन है वो 25 to 10% है। तो ये एलॉय फॉर्मेशन है कि एलॉय भी बनाते हैं ये जो अपने कंपाउंड्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, सॉरी कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय भी बनाते हैं। मिक्सचर ऑफ द मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। तो इसको पढ़ें बेटे आप ज़रा गौर से और अपनी बुक से देखें जाके। तो इसमें से ज़्यादातर जो है ना वो क्वेश्चन बड़े आसान तरह के पूछे जाते हैं बेटे। ये बड़ी जो है ना वो वास्ट केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस हैं, ये आपको स्टार्ट करा रहे हैं बस जो है ना वो बेसिक चीज़ें। तो अपनी बुक रीड कीजिए, और यहाँ से सुनने के बाद कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।